Hello everyone, good morning. Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss about Google tool, and in Google tool we will discuss Google Sheet. So Google Sheet में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको आज देखते हैं। जो टॉपिक है वो पहले हम देखेंगे कि क्या स्प्रेडशीट क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे गूगल शीट्स क्या होती है। Then we will see difference between Google Sheet and MS Excel. Then next we will learn how to create the Google Sheet and how to edit the window and data and basic formulas. So let's start. Topics we have seen, what we have to cover today. अभी हम समझते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट अगर हम समझ पाएंगे तो हम गूगल शीट को भी समझ सकते हैं। So what is spreadsheet? Spreadsheet is a computer application software to organize numerical data. Spreadsheet क्या है? ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है। हम यूज क्यों कर सकते हैं? स्प्रेडशीट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए टेबुलर फॉर्म में हम स्प्रेडशीट्स का यूज करते हैं। डेटा टू बी स्टोर्ड आर लाइक स्टूडेंट रिजल्ट, रेवेन्यू, पेरोल, बैलेंस शीट एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ईटीसी। इस तरह के डेटा को हम स्प्रेडशीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे किसी स्कूल का डेटा हो गया, किसी कॉलेज का डेटा हो गया, यूनिवर्सिटी का डेटा हो गया, किसी कंपनी का डेटा हो गया, और किसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हो गया। इसको स्टोर करने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। ये स्प्रेडशीट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। जैसे जो काम हम पहले फाइल्स मैनुअल कॉपी में लिख के करते थे जिसको रजिस्टर बोलते हैं, वही रजिस्टर कि मैनुअल वर्क को ऑटोमेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है स्प्रेडशीट, जिसमें जो डेटा है वो हमारा रो और कॉलम के बेस पे अरेंज रहता है और इसका यूज हम कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। स्प्रेडशीट्स अलाउ द यूजर टू प्रोड्यूस ग्राफ एंड चार्ट्स। स्प्रेडशीट का यूज करके हम वेरियस ग्राफ और चार्ट का यूज कर सकते हैं जिससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब इसके बाद स्प्रेडशीट हमने समझ लिया कि स्प्रेडशीट का यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। कैसे डेटा को स्टोर करने के लिए? डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को स्टोर करना है, उस डेटा के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, इसलिए हम उसका यूज करते हैं। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, हो सकता है जिसका डेटा हम यूज करते हैं। अब ये डेटा को हम रो में या कॉलम, रो और कॉलम के ग्रिड के अंदर हम सेव करते हैं। सो रो क्या होती है? रोज आर हॉरिजॉन्टल रेंजेस ऑफ सेल्स, जिसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। The rows in a spreadsheet have numeric names. जो रोज होती हैं उनका एक न्यूमेरिकल नेम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके होता है। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। इनके नेम 1 2 3 के तरीके से हो सकते हैं। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम्स आर वर्टिकल रेंज ऑफ सेल्स। वर्टिकल सेल की एक रेंज होती है, उसको हम वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। इसको स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, रनिंग अक्रॉस द टॉप ऑफ द शीट। The columns have alphabetic names A, B, C, etc. Columns के नेम जो A, B, C, D की तरह से होते हैं। सेल, सेल क्या होते हैं? सेल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है।
इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा जहां पे, वही एक सेल कहा जाएगा उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को। अ सेल कैन ओनली स्टोर वन पीस ऑफ डेटा एट अ टाइम। एक सेल के अंदर एक समय में एक ही डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। You can store data in a cell such as numeric value, text value, date value और formula। हम सेल के अंदर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, डेट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और कोई फॉर्मूला को भी स्टोर कर सकते हैं। अब आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, ब्लैक रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, इसी को हम सेल बोलते हैं। ये टोटल क्या है सामने जो लिखा है $162, इसी को हम एक सेल बोलते हैं। हमारे पास ये रोज हैं, आप देखिए 1, ये लेफ्ट साइड में ये 1 लिखा हुआ है, इसके आगे चेक नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, ये सब लिखा हुआ है। तो ये 1 जो है, इसके आगे ये पूरी लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। जैसे यहाँ देखिए 16, यहाँ पे नंबर 16 लिखा हुआ है, ये रो हेडर है 16, इसको हम नंबर से पहचानते हैं और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको हम रो बोलते हैं। नाउ कॉलम क्या है? कॉलम को हमने बताया था कि कॉलम एक वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल रेंज होती है, जो जिसका नाम ABCD से स्टार्ट होता है। तो यहाँ देखिए आप, ये H लिखा हुआ है, H के नीचे पूरा ये ऊपर से नीचे तक जो है वो सभी, इसको हम कॉलम बोलते हैं। अब ये सिलेक्टेड सेल है। इस तरीके से सेल्स के अंदर डेटा की एंट्री हम करते हैं, डिफरेंट डेटा की एंट्री। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 100 लिखा हुआ है, 100 एक न्यूमेरिकल डेटा है। यहाँ पे 223 2015 लिखा हुआ है, ये डेट का डेटा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो वाटर बिल लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट टाइप का डेटा है। और यहाँ अमाउंट, इसके नीचे जो लिखा है $45.00, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको हम डॉलर के थ्रू शो कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा एक गूगल शीट या स्प्रेडशीट का एक 1 पेज दिखता है। अब यहाँ पे डिफरेंट शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हमें देखना है गूगल शीट क्या होती है। अभी हमने स्प्रेडशीट के, अभी तक जो भी हमने समझा इसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। स्प्रेडशीट के ये फीचर्स होते हैं। अभी हम समझेंगे गूगल शीट क्या होती है। सो गूगल शीट एक फ्री क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जो गूगल कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एंड इट्स गूगल ड्राइव सर्विस। और ये जो गूगल शीट स्टोर होती है वो हमारे गूगल ड्राइव पे स्टोर होती है। तो गूगल शीट को बनाने के लिए हमारे पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, गूगल मेल का एक अकाउंट होना चाहिए, जिसको हम जीमेल बोलते हैं। सबसे पहले हमें जीमेल का अकाउंट अगर हमारे पास है, तो हमारा जो शीट होगी वो ड्राइव में जाके स्टोर हो जाएगी उस जीमेल के। अगर हमारे पास जीमेल का अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हमें जीमेल पे जाके एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे एक गूगल ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव में हमारी ये गूगल शीट जाके स्टोर होती है, वहीं रहती है, उसी को क्लाउड बोलते हैं। सो गूगल शीट, that means you open it in your browser window like a regular web page, but you have all the functionalities of a full spreadsheet application for doing powerful data analysis। मतलब आप इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है, गूगल ब्राउजर हो गया या मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये ब्राउजर विंडो होगी, इसके ऊपर जाके आप एक रेगुलर वेब पेज की तरह ये गूगल शीट ओपन होती है। बट वेब पेज की तरह ओपन तो होती है, लेकिन इसमें स्प्रेडशीट की सारी फंक्शनलिटीज का यूज हम कर सकते हैं। डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको सॉर्ट कर सकते हैं,
उस पे डिफरेंट फार्मूला का यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये सारे काम हम गूगल शीट के साथ कर सकते हैं। इट इज रियली द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मतलब बोथ वर्ल्ड का मतलब ये है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इंटरनेट के थ्रू जैसे ही हम कनेक्ट होंगे ऑनलाइन, जहां भी चाहें, हमको कंप्यूटर ले जाने की जरूरत नहीं है अपने साथ में, जहां मोबाइल के थ्रू भी हम इसका यूज कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं, और जहां चाहें, जहां भी इंटरनेट अवेलेबल होगा वहां पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें ऑफिस में जाएंगे तभी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, स्प्रेडशीट को ऑफिस में नहीं है तो स्प्रेडशीट को एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट में डिफरेंस। तो गूगल शीट इज अ क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। गूगल शीट क्या है? क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, whereas Excel is a desktop program. दूसरा डिफरेंस है, a single Microsoft Excel sheet by default has 1048576 rows and 16384 columns। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है ये एक डेस्कटॉप प्रोग्राम है जो कि हैवी डेटा के लिए यूज किया जाता है। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, लार्जर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके यहाँ डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो आपके पास अगर बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत बल्क में डेटा है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज किया जाता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑनलाइन अवेलेबल इजीली नहीं हो पाता। जबकि गूगल शीट में कितने रोज होती हैं? 1000 रोज, और कॉलम्स कितने होते हैं? 26 कॉलम्स। आप देख पा रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कितने रोज हैं? 1048576 रोज, जबकि गूगल शीट में 1000 रोज बाय डिफॉल्ट हैं। और कॉलम्स गूगल शीट में कितने हैं? केवल 26, जबकि वहां पे 16384 कॉलम्स हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट के बीच में। फंक्शनैलिटी में क्या डिफरेंस है? एक्सेल इज बेस्ट फॉर लार्जर कंपनीज हैंडलिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा। एक्सेल बड़ी कंपनी में यूज किया जाता है जहां पे डेटा बहुत ज्यादा हो। गूगल शीट इज यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर डेटा अमाउंट इज लेस। गूगल शीट वहां यूज किया जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है जहां डेटा बहुत हैवी नहीं है, बहुत बल्कि नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है अमाउंट में, वहां हम गूगल शीट का यूज करते हैं। Excel has more formulas and functions. Excel के अंदर इनबिल्ट बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। गूगल के अंदर भी फॉर्मूले एंड फंक्शन हैं, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है जितने एक्सेल में होते हैं। सो फंक्शनैलिटी वाइज अगर हम कहें तो एक्सेल ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू गूगल शीट। दूसरा जो डिफरेंस है वो हम प्राइस के बेस पे देखेंगे। You have to purchase Excel license from Microsoft। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट से उसका लाइसेंस परचेज करना होता है, जो लमसम 6000-7000 के आसपास उसकी लाइसेंस फी होती है। वो अगर आप परचेज करेंगे तो आप एक्सेल सीट का यूज कर सकते हैं, जबकि गूगल सीट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो प्राइस वाइज अगर देखो तो गूगल सीट विन करता है यहाँ पे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कोलैबोरेशन। डिफरेंस कोलैबोरेशन में। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि एक ही स्प्रेडशीट के ऊपर अगर एक साथ बहुत सारे लोग काम कर सकें, इसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं। कोलैबोरेशन मींस मल्टीपल यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली ऑन सिंगल शीट, स्प्रेडशीट। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये फैसिलिटी पहले नहीं थी, अभी इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये कोलैबोरेशन की फैसिलिटी देनी शुरू की है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है कोलैबोरेशन। अगर आपको करना है इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके तो ये प्रॉब्लमेटिक है, जबकि गूगल शीट अलाउ करता है कोलैबोरेशन को, और बहुत इजीली हम इसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। यानी कि इस एक गूगल की एक शीट के ऊपर बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे बैठे हों और वो इस शीट के ऊपर काम कर सकते हैं।
सो अगर इस फीचर के बेस पे देखेंगे तो गूगल शीट विन करती है यहाँ पे। क्लाउड एंड सिंकिंग, इट इज डिफिकल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्लाउड बेस मतलब ये डेटा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है, यानी कि जहां से आप चाहें पूरे वर्ल्ड वाइड जहां भी आप बैठे हो, जहां भी चाहें वहां पे इस डेटा को एक्सेस कर पाएं। तो गूगल शीट में आप काम ये कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिस सिस्टम पे स्टोर्ड है वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे जाने के बाद आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या वहां पे जाके कोई काम कर सकते हैं। गूगल शीट में ये ऑटोमेटिकली है, इट इज डन ऑटोमेटिकली इन गूगल शीट्स। सो अगर इस बेस पे देखा जाए तो गूगल शीट यहाँ पे विन करती है। नेक्स्ट है ऑफलाइन एक्सेस। जैसा मैंने पहले ही बताया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज बेसिकली मेड फॉर ऑफलाइन वर्किंग। ये ऑफलाइन वर्क करने के लिए, ऑफिसेस में यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया था स्टार्टिंग में। जनरली हम एक कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करते हैं और वहीं उसी सिस्टम पे हम काम करते हैं। उसको ऑनलाइन एक्सेस करना इजी नहीं होता है। पहले तो ऑनलाइन एक्सेस था ही नहीं, अभी गूगल शीट जब आई है उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑनलाइन एक्सेस देने की कोशिश स्टार्ट की है, लेकिन ये अभी काफ़ी टफ वर्क है। जबकि गूगल शीट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर ऑनलाइन एक्सेस। गूगल शीट ओरिजिनली डेवलप किया गया था ऑनलाइन एक्सेस के लिए। सो हियर अगर देखें तो ऑफलाइन एक्सेस में एक्सेल विन करता है। Excel has more charting options. For example, Gantt chart and flow charts are built into Excel, but it have to be drawn manually in Google Sheet. Excel में हमारे पास चार्ट बनाने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम डिफरेंट चार्ट्स इजीली बना सकते हैं, जबकि गूगल शीट में लिमिटेड ऑप्शन के साथ हम चार्ट बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते हैं हमें। ये हुए इसके बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे कि हम इसके ऊपर रियल लाइफ में कैसे काम कर सकते हैं गूगल शीट के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गूगल शीट ओपन करेंगे। गूगल शीट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल शीट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे गूगल के सर्च इंजन में। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ आप टाइप कर दें गूगल शीट। गूगल शीट टाइप करने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से दिखेगा गूगल शीट्स अबाउट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे ऊपर आप देखिए, इसको ब्राउजर बोलते हैं, वेब ब्राउजर। यहाँ पे वेब ब्राउजर में इस तरीके से google.com शीट्स अबाउट करके ओपन हुआ है। यहाँ नीचे देखिए आपको डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, फॉर्म्स, ये चार चीजें आपको दिख रही हैं। उसमें अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे गो टू गूगल शीट लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर का बटन जो है इसको आप क्लिक करेंगे, गो टू गूगल शीट। इस तरीके से आपको एक गूगल शीट आपके सामने खुल के आ जाएगी। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। ये एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होके आएगी जब आप क्लिक करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ एक बड़ा सा प्लस का साइन आपके सामने बना हुआ है और यहाँ पे नीचे ब्लैंक लिखा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पे प्लस, ब्लैंक के प्लस को क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया तो ये एक विंडो आपके सामने खुल के ओपन होके आ जाएगी। इसी विंडो को हम गूगल शीट बोलते हैं, गूगल शीट। अब आप देखिए, पहले मैंने बताया था यहाँ पे ये जो वन है, वन को क्लिक करूं तो ये पूरी लाइन ब्लू हो गई यहाँ से यहाँ तक। इसी को हम रो बोलते हैं, ये वन फर्स्ट रो। ये टू को क्लिक करूं तो ये ब्लू हो गई सेकेंड रो। ये थ्री को अगर क्लिक करूं मैं तो ये पूरी लाइन ब्लू हो गई, ये थर्ड रो। यानी कि इस तरीके से ये डिफरेंट रोज हैं, वन से लेके और नीचे काउंटिंग। ये कितनी रोज हैं टोटल, ये 1000 रोज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1000 रोज होती हैं गूगल शीट में, तो यहाँ पे 1000 रोज हैं।
लेकिन ये लिमिटेड नहीं है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1000 के अलावा डिफरेंट और रोज को जरूरत के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो 1000 और रोज ऐड हो जाएंगे। ये हो गया रोज के बारे में। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग पे जहाँ पे थी। आप देखो ये यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ये कलर ब्लू हो गया, ए लिखा है, इसको हम कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम ए हो गया, ये कॉलम बी हो गया, ये कॉलम सी इसको बोलते हैं। जो ब्लू कलर में हो रहा है इसी को हम कॉलम बोलते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है। सो डी कॉलम है, डी को क्लिक किया, ई को क्लिक किया, इस तरीके से कितने कॉलम हमारे पास है, हमने पीछे पढ़ा है कि 26 कॉलम होते हैं बाय डिफॉल्ट जेड तक। सो बाय डिफॉल्ट जेड इतने कॉलम्स होते हैं। अगर हम चाहें तो इसमें नए कॉलम ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने देखा था नीचे, अगर हम रोज ऐड करना चाहें तो रोड ऐड कर सकते हैं, अगर हम कॉलम भी ऐड करना चाहें तो कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए जेड कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको देखिए इंसर्ट वन लेफ्ट या इंसर्ट वन राइट ऐसा करके आ रहा है। अगर आप इंसर्ट वन राइट पे क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अभी हम इसको ऐड नहीं करते हैं। सो ये हो गए रोज और कॉलम्स। अब देखिए ये रो और कॉलम में मैंने इसको क्लिक किया, ये ब्लू हाईलाइटेड आपको जो दिख रहा है, इसके बीच में एक लाइन ब्लिंक हो रही है, इसी को हम सेल बोलते हैं। यही हमारा सेल है। तो सेल क्या हो गया, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रो, ये हमारी फर्स्ट रो है और ये हमारा एक कॉलम है। फर्स्ट रो और ए कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं। सो ये ब्लू हाईलाइटेड एरिया जो है इसी को सेल बोलते हैं। सो ये सेल हो गया हमारा। अब इस सेल के अंदर अगर हमें कोई चीज, कोई डेटा एंटर करना है, क्योंकि हम ये स्प्रेडशीट यूज क्यों कर रहे हैं, डेटा की एंट्री के लिए, डेटा के स्टोरेज के लिए, उसको अरेंज करने के लिए हम ये स्प्रेडशीट का यूज कर रहे हैं। सो जो डेटा स्टोर होता है वो इन्हीं सेल्स के अंदर होता है। अब ये जो हाईलाइटेड ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इस पे जब आप सिंगल क्लिक करेंगे तो सेल हाईलाइट हो जाती है, और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये ब्लिंक करना शुरू हो जाता है, और यहाँ पे हम अपने डेटा का एंट्री कर सकते हैं, नंबर या टेक्स्ट जो भी चाहे वो एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से ये बी सेल है, यहाँ भी हम इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ये हमारा सी सेल है, यहाँ भी हम कुछ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ डी सेल है, यहाँ भी हम कोई नंबर एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, ये ए कॉलम के नीचे और फर्स्ट रो के सामने ये फर्स्ट सेल, इसमें 1 2 3 है। ये दूसरा सेल है जिसमें ASFGH हमने एंटर किया है। ये तीसरा सेल है जहाँ पर DFG हमने स्टोर किया है। ये चौथा सेल है डी, जिस और फर्स्ट रो के अंदर जिसके हमने अंदर हमने 1 2 3 4 को स्टोर किया है। तो इस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं गूगल शीट के अंदर। अभी ये जो शीट है गूगल शीट, आप देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है, शीट 1 लिखा है, यानी कि ये एक गूगल की शीट है। इसके अंदर आप चाहो तो बहुत सारे शीट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, इस प्लस साइन को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट शीट्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन अभी हम उन शीट्स को ऐड नहीं करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे रो क्या है, कॉलम क्या है और सेल क्या है। अब यहाँ पे ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये गूगल शीट का होम बता रहा है कि आप गूगल शीट के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। इस गूगल शीट के ऊपर जिस भी गूगल शीट के ऊपर आप काम करने जा रहे हो, इसका एक नाम देना आपको जरूरी है। अगर आप नाम नहीं देंगे तो बाद में आपको ये आपके ड्राइव में दिखेगी नहीं। सो इसके नाम देने के लिए यहाँ पे इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप, एक क्लिक करते ही यहाँ पे ब्लू हो जाएगा, और ब्लू होने के बाद यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसी नाम से ये आपकी ड्राइव में जाके स्टोर हो जाएगा। सो ये हो गया नेम।
इसके अलावा यहाँ पे ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा, टूल्स, एड्स ऑन, हेल्प, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसको हम बोलते हैं टूल्स या मेन्यूज। इनको मेन्यू बोलते हैं या टूल बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे भी कुछ दिख रहा है आपको, ये भी क्या है, गूगल स्प्रेडशीट के टूल्स हैं या मेन्यूज हैं। इनका यूज हम करते हैं डेटा को फॉर्मेट करने के लिए, डेटा को अरेंज करने के लिए, डेटा को सॉर्ट करने के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए और डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? बढ़िया। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे आपने शीट देख लिया, शीट को कैसे सेव करते हैं ये समझ गए। अब एक पहले से मैंने शीट बनाई हुई है, उसी शीट के ऊपर चलते हैं और कुछ देखते हैं कि इसमें किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो एक पहले से मैंने गूगल की एक शीट बनाई हुई है, आप इस तरह का गूगल शीट बना सकते हैं। अब आप देखिए, ये फर्स्ट रो में मैंने क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा, और सेकेंड रो में क्या लिखा हुआ है, ये सीरियल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये दोनों ब्लैंक है। उसके बाद सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, टोटल और फी। सो ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा, ये तो क्या है कि जो किस डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसका एक हमने नाम दे दिया। जैसे हम अगर कॉपी को यूज करते हैं, जब हम पढ़ते लिखते हैं या ऑफिस में काम करते हैं तो फाइल बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं या कॉपी का यूज करते हैं, वही चीज यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करेंगे, ऐसा इस नाम को देख के पता चलता है। तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे एक हेडिंग दी गई है। इसके बाद ये सीरियल नंबर एक कॉलम का नाम है, स्टूडेंट रोल नंबर एक कॉलम है, स्टूडेंट नेम एक कॉलम है, उसी तरीके से ये एक और एक, ये दो ब्लैंक कॉलम है। ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, टोटल एंड फी, ये सभी कॉलम के नेम है। और इनके नीचे देखिए आप कुछ ना कुछ डेटा स्टोर किया गया है। तो ये तो पहले से मैंने बना रखा है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से अभी पुराने वाले पे जाते हैं। इनको मुझे ये पहले जो हमने एंट्री किया है इनको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सेल पे हम क्लिक करेंगे, एक बार सिंगल क्लिक, डबल क्लिक करेंगे, सॉरी, सिंगल क्लिक करके और माउस से लेफ्ट राइट लेफ्ट माउस का यूज करके हम इसको ड्रैग करते जाएंगे राइट साइड में। जिस कॉलम तक हमें सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके फिर माउस को रिलीज कर देंगे। अब ये देखिए ब्लू कलर का हो गया, मतलब ये सारी चीज सेलेक्ट हो गई है। अब हमें इसको डिलीट करना है तो डिलीट की दबाएंगे और हमारा डेटा डिलीट हो गया। अब हमें, जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा, ऐसा हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा, ऐसा लिखा हमने। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक सेल में यूनिवर्सिटी डेटा दिखाएगा, दूसरे सेल में रिजल्ट डेटा दिखाएगा, और यहाँ पे बाउंड्री लाइन दिखाएगा, मतलब ये दोनों डेटा अलग अलग सेल में स्टोर हुए हैं। हमें कैसे क्या करना है, हमें इस तरीके का करना है। यहाँ देखो आप, यहाँ पे बीच में लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, ऊपर पूरी हेडिंग एक रो में दिख रही है, बीच में कोई सेल की लाइन नहीं है, बाउंड्री नहीं है, वैसा हमें करना है। तो अभी हमें क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी डेटा को एक बार क्लिक करेंगे और फिर इसको राइट साइड में माउस को प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जाएंगे, ऊपर हमने बताया था ये मेन्यू बार और टूल बॉक्सेस हैं, टूल बॉक्स के अंदर जाएंगे नीचे वाले पे, और यहाँ देखिए इस विंडो पे यहाँ क्या लिखा है, मर्ज सेल्स। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए मर्ज सेल्स पे। जैसे आप मर्ज सेल करेंगे देखिए बीच की लाइन यहाँ से हट गई है। अब अभी लेकिन ये
लाइन जो है छोटी है, हम चाहते हैं जिसे, जैसे हमने क्या किया है, हमारा ये इस डेटा में जो हमने बनाया था, यहाँ पे ए से लेके और के, ये जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा है, ये कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके और जे के बीच में ये हेडिंग पड़ी हुई है। तो हम ऐसा ही ए से लेके जे तक करेंगे। तो हमने क्या किया, ए को क्लिक किया, यहाँ से क्लिक करने के बाद इसको खींचा हमने, कहाँ तक लेके जाएंगे, जे तक लेके जाएंगे, और इसको क्लिक कर दिया। अभी क्या है, ए से लेके जे तक का डेटा जो है वो हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हमें इसको ए से जे को के सभी सेल्स को मर्ज करना है। ये सभी अलग अलग सेल्स हैं, इन सेल्स को मर्ज करना है। इसको मर्ज करने के लिए फिर से हम इस पे जाएंगे, मर्ज सेल लिख के आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए सेल मर्ज हो गई। अब सेल मर्ज हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए इस ये पूरी सेल ए से लेके जे तक की, इसको एक सेल मान रहा है गूगल शीट। और इस सेल के देखिए लेफ्ट साइड में हमारा ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप गूगल स्प्रेडशीट, गूगल शीट में टेक्स्ट डेटा एंटर करते हैं, तो वो टेक्स्ट डेटा लेफ्ट हैंड साइड में अलाइन हो जाता है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इस शीट में तो देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा बीच में लिखा हुआ है। तो बीच में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल अलाइन करके एक टूल है। इसको जब इस एरो को नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा सिंबल दिखा रहा है लेफ्ट, एक दिखा रहा है सेंटर, और दूसरा तीसरा दिखा रहा है राइट। आप सेंटर को क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा है ये बीच में चला जाएगा। देखिए बीच में चला गया, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, अब इसका साइज बड़ा करना है। यहाँ पे देखिए आप, इसकी हेडिंग है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रोल रिजल्ट डेटा, और ये बड़े साइज में है। ठीक है, तो हमें ऐसा ही करना है। इसके लिए इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना डेटा की। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा, इसको क्लिक करने के बाद फॉर्मेट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। यहाँ पे जब हम माउस को होवर करते हैं, माउस को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज दिखाता है। इस ड्रॉप डाउन एरो को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी 10 दिखा रहा है, यहाँ पे हम इस 14 को क्लिक कर देंगे। देखिए इस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा का साइज इंक्रीज कर गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा हेडिंग जैसा और मोटा बनाना है, जिसको बोल्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बी नाम का टूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोल्ड, Ctrl+B। इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये डेटा बोल्ड हो जाएगा। अब देखिए ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिजल्ट डेटा एज इट इज, जैसे इस शीट में लिखा हुआ है ऐसा हो गया। अब इसके बाद नीचे हमें इस तरह के कॉलम्स बनाने हैं। इन कॉलम्स को बनाने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ था, हम लिखेंगे सीरियल नंबर। इसके बाद फिर दूसरा क्या था, स्टूडेंट रोल नंबर। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टूडेंट रोल नंबर। तीसरा क्या कॉलम था हमारा, स्टूडेंट नेम। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्टूडेंट नेम। चौथा कॉलम हमारा क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, अभी ये वाले जिनके कॉलम हैं उन्हीं को हमको देखना है। तो उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है कॉलम, हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट 1। उसके बाद नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें एंटर करने हैं, हम लिखेंगे सब्जेक्ट 2। यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे सब्जेक्ट 3। इस कॉलम में लिखेंगे हम सब्जेक्ट 4। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे, और इस पहले वाली शीट में क्या बना हुआ है, टोटल और फी नाम का एक कॉलम, 2 कॉलम और हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे TO टोटल, और यहाँ पे हम लिख देंगे फी। अब ये सभी कॉलम के नेम लिख गए हैं। अभी पहले इनको मुझे क्या करना है, इनका साइज बढ़ाना है। तो साइज बढ़ाना है,
मतलब इस लाइन में, इस रो में जो भी चीजें लिखी हुई हैं इन सबको मुझे फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करना है सेकंड लाइन में जो भी चीजें, सेकंड रो में जो हमने जो भी डेटा एंटर किया है उन सबको फॉर्मेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टू को क्लिक करेंगे। जैसे ही टू को क्लिक करेंगे ये देखिए सभी डेटा हाईलाइट हो गया है। अब ये हाईलाइट हो चुका है, इस पे जो भी फॉर्मेटिंग हम करेंगे वो सारे डेटा पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट पे जाएंगे, या तो फॉर्मेट पे जाइए, फॉर्मेट में दिखाएगा आपको बोल्ड करना है या फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, जो करना है, या फिर उसका शॉर्टकट जो दिया हुआ है वो यहाँ पे आप यहाँ जाओ, पहले इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लो, सॉरी पहले सेलेक्ट करना है, फिर इस बी पे क्लिक करेंगे, ये बोल्ड हो गया। अब इसका साइज इंक्रीज करना है 14, देखिए सभी सेल्स का डेटा का साइज इंक्रीज हो गया। लेकिन अब एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे सीरियल नंबर क्या है, लेफ्ट हैंड अलाइंड है। स्टूडेंट रोल नंबर क्या है, ये तो ये भी लेफ्ट अलाइंड है। सारे डेटा लेफ्ट अलाइंड है क्योंकि सभी टेक्स्ट में है, फी टोटल ये सभी लेफ्ट अलाइंड है। तो अभी हमें क्या करना है कि इनको मिडिल में करना है, इनको सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसको क्लिक करेंगे सेकेंड रो को, और उसके बाद यहाँ फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन जहाँ पे लिखा है उसमें सेंटर को क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही आपने सेंटर क्लिक किया ये सभी डेटा कैसे हो गए, सेंटर में आ गए। ठीक है, अब आप देखो कॉलम ए जो है यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, इसका डेटा सेंटर में। कॉलम बी में क्या लिखा है, इसमें स्टूडेंट रोल नंबर पूरा लिखा था लेकिन पूरा हम देख नहीं पा रहे हैं। और कॉलम सी में क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है लेकिन इसमें भी स्टूडेंट नेम पूरा विजिबल नहीं है। यानी ये डेटा कुछ कुछ लिखा तो है लेकिन कट गया है, वो दिख नहीं रहा है। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाओ इस बी सेल के ऊपर, बी सेल को हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे आप एरो को ऐसे लेके जाओ, ये ब्लू लाइन पे एरो बन गया। अब इसको आप डबल क्लिक कर दो। जैसे ही आपने डबल क्लिक किया देखिए आपको स्टूडेंट रोल नंबर पूरा दिखने लगा। उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट नेम में एस दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे फिर से, तो स्टूडेंट नेम भी दिखने लगा। यानी कि आप ये जो कॉलम की विड्थ है इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए पहला क्या बताया मैंने कि पहले सेल उस कॉलम को हाईलाइट करो, उसके बाद इसके बॉर्डर पे, इस सेल के बॉर्डर पे किनारे लेके जाओ जब तक ब्लू लाइन और डबल हेडेड एरो नहीं बन जाता है। जब ये बन जाए डबल हेडेड एरो, इसको डबल क्लिक कर दो, तो ये अपन जितनी भी डेटा के विड्थ होगी उतना ये वाइट आपका सेल हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसको आपने क्लिक किया, फिर वैसा ही एरो बना और अब इसको माउस से ड्रैग कर देखो, इतना वाइड हो गया। इसको फिर से हम इसको रिसाइज कर देते हैं, इतना पतला हो गया। ये आप चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी फॉर्मेटिंग हो गई हमारी, बढ़िया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें इसमें डेटा एंटर करना है। तो डेटा एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा एंट्री के लिए आप ये देख लो, ये सारे डेटा हमें एंटर करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 2 2 0 1 2 0 2 2। तो ये मैंने पहले से ही कर रखा है। इसी डेटा को आपको एंटर करने की कोशिश करनी है, आप देख के इसको एंटर करेंगे। अब मैं आता हूं अपनी इसी सीट पे और इसमें देखते हैं, ये करना तो आपको आ ही गया, ये हेडिंग बनाना आ गया, ये ऐसे करना आ गया आपको। ठीक है, अब डेटा हमने एंटर किया 1 2 3 4 5, इस सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर के कॉलम में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 डेटा हमने स्टोर कर लिया सीरियल नंबर। ये स्टूडेंट रोल नंबर में हमने 201 202 इस तरीके से 210 तक कर लिया।
यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, उनके नाम हमने स्टोर कर लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे करके। उसके अलावा हमने सब्जेक्ट 1 में सब्जेक्ट स्टोर कर दिए, सब्जेक्ट 2 में सब्जेक्ट स्टोर कर दिए, सब्जेक्ट 3 में सब्जेक्ट स्टोर कर दिए, सब्जेक्ट 4 में सारे सब्जेक्ट से मार्क स्टोर कर दिए, और टोटल यहाँ पे एक कॉलम बनाया है जो कि ब्लैंक छूटा हुआ है, और यहाँ पे फी है। फी के अंदर किसने कितनी फी सबमिट की हुई है ये लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक कॉलम और है डेट का। डेट में हमने डेट डाली हुई है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो डेटा है वो सेंटर में लिखा हुआ है। 201 204 भी ये भी सेंटर में लिखा हुआ है। विपिन राजीव ये नेम जो लिखे हैं वो भी सब सब कुछ सेंटर में लिखा हुआ है। सो ये बाय डिफॉल्ट सेंटर में नहीं आता। मैंने क्या बताया था कि जो टेक्स्ट होते हैं वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं, लेफ्ट साइड में होते हैं बाय डिफॉल्ट, और जो नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। अब हमें इसे सेंटर में करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पुराने वाले शीट पे जाते हैं, और यहाँ पे देखो आप 1 टाइप किया आपने, 2 टाइप किया, यहाँ 3 टाइप किया, ये सब कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। अब इसको सेंटर अलाइन करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ से यहाँ तक जो भी डेटा आपको करना है, और यहाँ पे सेंटर को हॉरिजॉन्टल अलाइन जो है इसको आप क्लिक कर दो सेंटर। आपने जैसे ही क्लिक किया देखो डेटा सेंटर में चला गया। इसी तरीके से स्टूडेंट का रोल नंबर 201 मैं एंटर करूं, देखो आप सेंटर में जा रहा है। स्टूडेंट का नाम मैं लिखूं विपिन, ये भी देखो कहाँ गया, सेंटर में गया। तो ये ऐसा क्लिक करने पे यहाँ पे जैसे ही आप सेंटर को क्लिक करोगे सारा डेटा इसके अंदर सेंटर में जाने लगेगा। नेक्स्ट थिंग, ये डेटा एंट्री हमने इस तरीके से कर ली, आप कर लोगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमने इंटर कर लिए, इसके बाद हमने उसकी फी इंटर कर ली। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, सीरियल नंबर के नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्टूडेंट रोल नंबर के नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन स्टूडेंट नेम के नीचे क्या है हमारा, टेक्स्ट वैल्यू। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे एक्सेल में डेटा कौन से होते हैं, डेटा टाइप कौन से होते हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो एक्सेल में पहला तो नंबर होता है, तो ये जो 1 2 3 4 1 to 10 दिख रहा है ये डेट नंबर टाइप का डेटा है। ये 20120 ये जो है ये नंबर टाइप का डेटा है। उसके बाद ये विपिन राजीव दुर्गेश रवि जो आप नेम देख रहे हो ये कैसा है, टेक्स्ट डेटा टाइप है। इसके बाद फिर ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 4 कॉलम के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है कैसा है, टेक्स्ट डेटा है। इसके अलावा देखो आप यहाँ पे फी के आगे रूपी लगा है, इंडियन रूपी का सिंबल बना हुआ है, यानी कि ये भी एक डेटा टाइप है। इस डेटा टाइप को हम करेंसी डेटा टाइप बोलते हैं। और ये डेट लिखा हुआ है, डेट के आगे, डेट के नीचे डेट पड़ी हुई है 7 अगस्त 2020, 14 जुलाई 2020 एंड 7 अक्टूबर 2020। तो ये डेट्स पहले से लिखी हुई हैं, ये क्या है, डेट डेटा टाइप। इसके अलावा हम परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, कोई नंबर हम लिखें और वहां पे परसेंटेज टाइप हो जाए तो परसेंटेज डेटा टाइप भी होता है, ठीक है। तो ये डेटा टाइप के बारे में बात हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो 5000 लिखा है इसके आगे रूपी कैसे लिखा, रूपी कैसे लिख गया है, इसको क्या हम डॉलर में चेंज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस कॉलम को क्लिक करिए, कॉलम को क्लिक करिए, मतलब कॉलम पूरा ऊपर से नीचे तक जितने भी इस कॉलम के सेल हैं वो सभी के सभी हाईलाइट हो गए हैं, सभी सेलेक्ट हो गए हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट के ऊपर, फॉर्मेट बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है,
ये देखिए, ये एक टूल है हमारे पास फॉर्मेट करेंसी का, इसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही हमने डॉलर को क्लिक किया ये डॉलर साइन में सिंबल में चेंज हो गया। ठीक है, इसको अगर मैं परसेंटेज फॉर्मेट एज परसेंटेज क्लिक कर दूं तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हो आप यहाँ पे 5000 3000 के बाद 0.00 परसेंटेज लिख गया। सो इसको इस फॉर्मेट में ले जाने के लिए या तो यहाँ से आप फॉर्मेट एज करेंसी, फॉर्मेट एज परसेंटेज ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये 1 2 3 जो लिखा है मोर फॉर्मेट्स, इसको क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे दिखेगा ऑटोमेटिक, प्लेन टेक्स्ट, नंबर, परसेंटेज, साइंटिफिक। इनको क्लिक करोगे आप अलग अलग टाइप के सिंबल्स आपको दिखेंगे। सो अभी हम यहाँ पे करेंसी में, अभी परसेंटेज में आ गया है, अभी हम इसको करेंसी में ले जाना है तो करेंसी क्लिक करेंगे। करेंसी में डॉलर आ गया, लेकिन हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें इंडियन रुपीस चाहिए। सो इंडियन रुपीस को ले आने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम इस 1 2 3 को क्लिक करेंगे और नीचे सबसे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए इंडियन रुपी लिखा है, इसको आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो फी कॉलम के नीचे सारा जो नंबर लिखा था उसके आगे रुपी लिख गया है। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ डेट है, डेट के नीचे आप देखो यहाँ पर डेट लिखा हुआ है 7 अगस्त 2020, 14 जुलाई 2020, और उसके बाद इस तरीके से ऑब्लिक ऑब्लिक में डेट लिखी हुई है। ये दो डिफरेंट फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं डेट के। अब मैं चाहता हूं या हम चाहते हैं कि ये जैसा हमने 7 अगस्त 2020, 14 जुलाई 2020 लिखा है वैसे ही ये सारी डेट्स लिख जाएं, इसी फॉर्मेट में सब हो जाए। तो इसको करने के लिए फिर से हमें कॉलम एल जो है, डेट का जो कॉलम है एल, इसको डबल क्लिक करो, सेलेक्ट हो गया। जैसे ही सेलेक्ट हुआ आप फिर से कहाँ जाओगे, 1 2 3 वाले टूल पे जाओगे, इसको क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे 26-September-2018, आप इसको क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो आपका सारा डेट कैसा हो गया, 10 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020, 13 जून 2020, 10 अप्रैल 2020, इस फॉर्मेट में आ गए। यानी कि ये जो डेट फॉर्मेट है इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जहाँ पे डेट आपका पहले लिखा हुआ है, उसके बाद मंथ जो है वो आपके लेटर्स में लिखा हुआ है, और ईयर जो है वो नंबर्स में लिखा हुआ है और डैश लाइन के साथ है। आप दूसरे फॉर्मेट में भी इनका यूज कर सकते हो। दूसरे फॉर्मेट में यूज करने के लिए फिर से 1 2 3 पे क्लिक करेंगे और डेट के फॉर्मेट हैं, आप इसको क्लिक करोगे तो आप देखो आपका मंथ पहले आ गया और डेट बाद में चली गई। फिर से आपको उसी फॉर्मेट में लेके आना है, आप 1 2 3 को क्लिक करो, डेट पे लेके जाओ और यहाँ पे 26 सितंबर 2008 वाला जो दिख रहा है ऐसे क्लिक कर दो तो आपको फिर से वही फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक इतना क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट, ये स्क्रॉल का स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं, इसको माउस से ड्रैग करके आप इधर ले आएंगे तो आप पहले वाले पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अभी देखो हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि ये विपिन राय, ये स्टूडेंट नेम विपिन राय एक साथ लिखा था पहले, अभी ये अलग अलग दिख रहा है। विपिन राय अलग अलग दिख रहा है, इसको हमें एक साथ लिखना है। या कहीं कोई चीज, पहले हम नई वाली शीट में चलते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे विपिन लिखा और यहाँ क्या लिखा, राय लिखा। विपिन राय, नीचे कुछ और लिख दो, राजीव कुमार, ऐसा लिखते हैं। अब हमें विपिन राय और राजीव कुमार में जो विपिन और राय है इनको अलग अलग करना चाहता हूँ कि विपिन एक कॉलम में लिख जाए और राय एक कॉलम में लिख जाए। ये पूरा कंप्लीट नेम है, फुल नेम, और ये अब हम अलग अलग करके लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस कॉलम को क्लिक करो, आप सी कॉलम को राइट क्लिक करो, माउस का राइट क्लिक, इंसर्ट वन राइट, इस पे आप क्लिक करोगे तो एक राइट कॉलम ऐड हो जाएगा, राइट में एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो जाएगा।
अब ब्लैंक कॉलम ऐड हो गया। अब इसको आपको अलग करना है। अलग करने के लिए डी कॉलम के फर्स्ट सेल में आओ, विपिन राय के सामने जो सेल है उसके सामने आओ, और यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप लिखो क्या आपका सेल नंबर है D4, सो D3, तो आप लिखोगे D3 एम्परसेंड, फिर आप क्या लिखोगे, C3 and D3, C3 and D3, यहाँ पे लिखो C3 एम्परसेंड D3, और यहाँ पे एंटर मार दो। सॉरी, ये फॉर्मूला है, इसके आगे इक्वल साइन भी लगाना पड़ेगा। इक्वल साइन भी लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये प्रॉब्लम आएगी।